Bismillahirrahmanirrahim, dear students. It's my fifth lecture, and it is the last chapter of the Contract Act. It is the tenth chapter, and it is about the agency, appointment, and authority of agents. Firstly, we are required to understand what is the meaning of agency, what is the meaning of agents and principal. अब जहाँ तक बात है एजेंसी की, तो एजेंसी का जो उर्दू लुग़वी माना आ रहा है उसकी मतलब है कि आड़त, आड़त की दुकान जो होती है, जिसको सिंधी में पेडी बोला जाता है, या कोई भी बिज़नेस। अब अगर इसकी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एजेंसी की, या उसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो ये आता है कि एक बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर सर्विस, typical one that involves organizing transactions between two other parties. जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, और मतलब काफ़ी एजेंसीज होती हैं कोई भी बिज़नेस के लिए, कमीशन एजेंसीज, कमीशन एजेंट्स, और ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी इसके अंदर एजेंसी की उसकी मीनिंग में आ जाती हैं। अब 182 सेक्शन जो है, इसका फर्स्ट सेक्शन जो है, वो कहता है कि एन एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज़ डन और हु इज़ सो रिप्रेजेंटेड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। अब अगर इसको हम देखें तो इसका जो माना इसकी जो निकलती है वो यही है कि एजेंट किसे कहते हैं और प्रिंसिपल किसे कहते हैं। प्रिंसिपल तो हो गया मालिक, जो एजेंसी का मालिक है वो हो गया प्रिंसिपल, जो उसका मालिक है, और जो उस मालिक की तीसरे बंदे के साथ डीलिंग करवाता है, जिसको दलाल भी कहा जाता है या अथोराइज पर्सन आप कह लें, कि जो प्रिंसिपल अपना अथोराइज पर्सन मुकर्रर करता है, जो कि इसके बिहाफ पे सारी जो हैं वो ट्रांजैक्शंस उसके बिहाफ पे जाके करेगा, तो उसको एजेंट कहा जाता है, मीन्स के अथोराइज पर्सन। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन 183, 184, 185 एंड 186। अब 183 में कहते हैं कि हु मे एम्प्लॉय एजेंट। अब जनाब वाली एजेंट के लिए कौन है जो कि एम्प्लॉय कर सकता है, कैसा एम्प्लॉय हो सकता है। एनी पर्सन हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। जो कि 18 साल से ज़्यादा का हो, दिमागी तौर पर तंदुरुस्त हो, वो एज एजेंट एम्प्लॉय हो सकता है। हु मे बी एन एजेंट, कौन हो सकता है। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, एनी पर्सन मे बिकम एजेंट बट नो पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ अ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट सो एज to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf herein contained। अब जनाब अली कोई भी वो बंदा एजेंट हो सकता है जो कि प्रिंसिपल और तीसरे बंदे के बीच में मामलात को सेट करवाए, वो एजेंट हो सकता है। लेकिन वो एज ऑफ मेजॉरिटी मन 18 साल से ऊपर होना चाहिए, चरिया वरिया नहीं होना चाहिए, दिमागी तौर पे वो सेट होना चाहिए। तो ऐसा जो भी बंदा है वो बतौर एजेंट आ सकता है। कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। आप कोई भी एजेंसी अगर बनाते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कोई आप स्पेसिफिक कोई कंसिडरेशन रखें, कोई अमाउंट रखें या वाट्स एवर। 186 एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जो भी आप एजेंट मुकर्रर करेंगे उसकी लाजमी आप उसकी अथॉरिटी जो होगी
वो एक्सप्रेसेबल होगी, इम्प्लाइड होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और वो आपके मुकर्रर किए हुए एक लिमिट के अंदर वो लाजमी जो भी है उसका वो काम करेगा। फिर 187 है सेक्शन डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसमें जनाब यार सिर्फ वो डेफिनेशन है, ये आपको खुद से देखने की ज़रूरत है। और 188 है extent of the agent authority, an agent having an authority to do an act as authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act, an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in course of conducting such business। अब अथॉरिटी क्या है, उसको अथॉरिटी यही है जो आप उसको दे देंगे बीइंग ए प्रिंसिपल। उसने उस लिमिट के अंदर रहते हुए, उस क्राइटेरिया को टच करते हुए, उसको उस क्राइटेरिया मतलब है कि जो आपने कह दिया कि आपने जनाब इतने तक का आपने काम करना है, इससे आगे का आपने सौदा व्यापार नहीं करना है, व्हाट्सओवर जो भी है, उस चीज़ को ले करके चलते हुए उसकी जो भी अथॉरिटी होगी उसके मुताबिक वो अपना काम करेगा। फिर जनाब वाली सेक्शन आ जाता है 189 agent's authority in an emergency। An agent has authority in any emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। अब देखें, आप एज एजेंट काम कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली कि जी यहाँ पर तो मेरे मास्टर को, मेरे प्रिंसिपल को, मेरे मालिक को लॉस आ सकता है, तो आप जो उसने आपको लिमिट्स दी हुई हैं कि इससे आपने ऊपर नीचे काम नहीं करना है, तो आप उसको बाईपास करते हुए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एजेंट दैट यू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल। सो ये चीज़ इट इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ एन एजेंट। सो इसके बाद आ जाता है जनाब सेक्शन 190 व्हेन एजेंट के नॉट डेलीगेट। एन एजेंट के नॉट lawfully employ another to perform act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a such agent trade a sub-agent may or from the nature of the agency a sub-agent must be employed। अब जो मामला डेलीगेट कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए अगर वो चाहे तो वो कोई सब एजेंट भी अपने वो रख सकता है कि जो अपनी ड्यूटीज़ को समझते हुए परफॉर्म करें। अब आ जाती है बात कि वो जो रखेंगे वो दिए हुए क्राइटेरिया के बाहर नहीं जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और एक बहुत सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ये जो है अपना क्या कहेंगे इसको चैप्टर है, इसकी जो भी है वो देखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर ये जितने भी केसेस वगैरह हैं, केसेस ला दिए हैं, इसको आप देखिएगा प्लीज़। और इसके साथ जो है आ जाता है सब एजेंट की डेफिनेशन है कि कौन है सब एजेंट। सब एजेंट वही है जिसे एजेंट रखे, जो आपका एजेंट है वो अपने कामकार को संभालने के लिए आगे कोई बंदा रखेगा तो वो उसका सब एजेंट होगा। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सब एजेंट रखा है आपके एजेंट ने, उसने अगर कोई गलत काम कर दिया, कोई वो ऐसा काम कर दिया जो किस चीज़ से रिलेटेड नहीं था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एजेंट पे, डायरेक्ट प्रिंसिपल पे नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है और उसकी सब एजेंटी में उसको दे दिया एजेंट को, तो फिर तो प्रिंसिपल पे भी आएगी। लेकिन अगर एजेंट ने सब एजेंट रखा हुआ है आगे, तो उसने अगर कोई ऐसा मसला कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी जनाब वाली एजेंट पे। और अगर एजेंट ने कोई ऐसा काम कर दिया कि जनाब किसी को लॉस दे दिया और जो इलीगल काम कर लिया, कोई इलीगल डीलिंग कर ली, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्रिंसिपल पे, क्योंकि उसने जितने भी काम करने होते हैं एजेंट ने वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे करने होते हैं और उस चीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल, जो कि मालिक होता है। क्योंकि अगर वो एक बतौर नौकर काम कर रहा होता है और नौकर अगर कोई गलती करेगा, सर्वेंट इफ़ डू
एनीथिंग रॉन्ग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट शिफ्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द मास्टर। तो ये उसी चीज़ के क्राइटेरिया में ये चीज़ आ जाती है। तो जनाब अली आगे चलते हैं। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। ये वही बात आ गई इसमें जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि अगर वो किसी अथॉरिटी दी हुई अथॉरिटी के बगैर किसी को एज ए सब एजेंट मुकर्रर कर लेता है एजेंट, तो ही शैल बी रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ईच एंड एवरी एक्ट। 194 कहता है कि रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ द एजेंसी, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him। अभी ये वही चीज़ आ जाती है कि जनाब अली इसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बताई गई हैं कि अगर वो अपॉइंट किया गया एजेंट किसी बिज़नेस के लिए तो वो अपने प्रिंसिपल के जो है वो बिहाफ पे ही करेगा। अगर वो उससे हट करके कुछ करता है या किसी और नाम की एजेंसी होती है लेकिन वो है उसी मालिक की, उसमें कोई इंटरफेयर करता है तो वो कहता है जी मैं अब इसका सब एजेंट हूँ या व्हाट्सएवर। लेकिन एजेंट ने काम वही करना है होता है जिस काम के लिए उसको जितने काम के लिए एम्पावर्ड किया जाता है, उससे आगे वो कुछ भी करने का वो नहीं होता। अब इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लीजिएगा तो आपको फर्दर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जनाब अली ये सेक्शन 195 है, 196 है और 197 है। इसमें रेटिफिकेशन की बात की गई है, राइट्स की बात की गई है और इसके साथ साथ नॉलेज रिक्विसाइट्स फॉर वैलिड रेटिफिकेशन की बात की गई है। इफ़ेक्ट ऑफ द रेटिफिकेशन अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रेटिफिकेशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड एक्ट कैन नॉट एंज थर्ड पर्सन। अगर मतलब है कि अगर कोई ऐसा रेटिफिकेशन की मतलब होती है बढ़ावा देना, पहले से कोई मौजूद कोई एग्रीमेंट है उसी को लेकर के आगे चलना, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। एग्रीमेंट्स में अगर कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन है कि जनाब ये रेटिफाई होगा तो होगा, इसको कोई भी एजेंट अपने बिहाफ पे आगे रेटिफाई नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा कोई भी और उसका लॉस अगर प्रिंसिपल को आता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो उसका एजेंट ही होगा, वो लॉस उसने भरना होगा। अगर वो उसकी इसी हरकत से जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, रेटिफाइड ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, अगर उसे कोई लॉस आ जाता भी है तो भी उसका फिर एजेंट ही होगा ज़िम्मेवार, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड नहीं था। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ज़िम्मेदार ज़रूर रहेगा वो। तो जनाब अली इसके बाद आ जाती है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अगर टर्मिनेट कर दिया जाए, वो बिज़नेस ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है जनाब इस सेक्शन में, जो कि 202 है। और इसके साथ आ जाता है व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। 203 सेक्शन में रिवोक ख़त्म कर देना, रोक देना, उसको कैंसिल कर देना, तो ये उसके बारे में है सेक्शन 203। अच्छा, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बिन पार्टली एक्सरसाइज्ड, सेक्शन 204। 205 में है कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रेन्यूसिएशन बाय एजेंट। अब ये चीज़ें हैं कि अगर कोई मतलब है कोई या तो उसकी जो है मतलब है कि एजेंट की जो है उसको अथॉरिटी को वो ख़त्म कर देता है बग़ैर अपनी जो अपने उसकी जो अपने टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने फिट की हुई हैं उनको बाईपास करते हुए, या फिर एजेंट साहब जो हैं वो अभी बिज़नेस चल ही रहा है और प्रिंसिपल की मर्ज़ी के बगैर जनाब कारोबार छोड़ के भाग जाते हैं, तो उसकी जो कंपनसेशन लॉसेस वगैरह की जो जिम्मेदारी हैं इस तरह से एक दूसरे के शोल्डर्स पे शिफ्ट होती रहती हैं। अब यही चीज़ें हैं इन सारे सेक्शंस के अंदर, यही इनसे रिलेटेड हैं, इनके असूल्स हैं, इनके राइट्स हैं। इसमें और कुछ ऐसा कोई ख़ास है नहीं कि आपको इसमें आपका जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए।
लेकिन आप इस चैप्टर को थोड़ा देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से चंद एक सवालात आएंगे ज़रूर। ये नहीं है कि जनाब वाली कोई सवाल ही नहीं आएगा, ज़रूर आएंगे इसमें से सवालात, ये आपको देखने की ज़रूरत है। अब अगर हम इसको एक और तरीके से थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत मतलब की तरफ जाएं, चैप्टर नंबर 10 जो है, तो हम इसके चलते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में अगर हम जाते हैं तो इसके चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले जो सवालात हैं, जो सेक्शन हैं, वो एजेंसी के बारे में है। उसके बाद डिस्कस होता है सब एजेंट। उसके बाद आती है रेटिफिकेशन, फिर रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, एक दूसरे की अथॉरिटी को जहाँ पर चैलेंज किया जाए, ख़त्म किया जाए। फिर प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट, जो मालिक है उसकी एजेंट के लिए क्या ड्यूटी है, क्या तरीक़ेकार है। और जनाब वाले यहाँ पर ये हो जाता है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को भी पढ़ना है और देखना है। तो इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट जो है वो जो है पीरियड से सेल्स ऑफ गुड्स की तरफ मूव करेंगे। इसमें कुछ था समझाने के लिए, वो एक वर्ड था, आ नहीं रहा मेरे सामने, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कुछ टिक किया था मैंने, लेकिन वो आगे पीछे हो गया। और उसके साथ मैं इंशाल्लाह आपको एक गैस पेपर भी दूंगा कुछ दिनों तक। उसकी थोड़ा सा जो है वो टून पे आप थोड़ा चलने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह लज़ीम आपका जो ये पेपर है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह अच्छी मार्क्स इसमें उठा लेंगे। गैस पेपर के लिए आप रेडी रहिएगा, मैं आपको बहुत जल्द जो है वो गैस पेपर मैं आपके हवाले कर दूंगा ऐसे ही किसी लेक्चर में, और आप उसको जो है वो अपने पास कर लीजिएगा नोट, और दिए गए सवालात को जो है रखिएगा जहन में। तो इंशाअल्लाह लज़ीम आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। अब इसके अंदर एक वो था लफ्ज़ एक आया था, उसमें डिफ़िकल्ट सा, मैं वो आपको क्लियरफाई करना चाह रहा था कि कहीं पर भी अगर आप पढ़ें तो आपको उसमें थोड़ा परेशानी ना हो। लेकिन चलें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो दोबारा मेरे सामने आ गया तो मैं आपको ज़रूर उससे आगाही दूंगा। अब तक के जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 5th लेक्चर है और हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शंस ही हैं सिर्फ इसके अंदर, और कोई ज़्यादा ऐसी कोई इसमें समझने वाली बात तो है नहीं कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशंस है, एजेंसी है, रेटिफिकेशन है, ठीक है जनाब वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे के शोल्डर्स पे वो डाल रहे हैं कि अगर एजेंट ऐसा लॉस करेगा तो कौन ज़िम्मेदार रहेगा, अगर प्रिंसिपल ऐसा कुछ काम करेगा तो कौन ज़िम्मेदार रहेगा। बस यही चीज़ें हैं इसके अंदर, इसके सेक्शंस में। फर्दर इंशाल्लाह जो गैस पेपर आपको दूंगा तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह कल को जो होगा आपका लेक्चर होगा वो होगा सेल्स ऑफ गुड्स का, गुड्स एक्ट 1930। ठीक है जनाब, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।